हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस मीडियम में। तो आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का आउटव्यू लेने वाले हैं। मैं आपको फाइनल टच देने वाला हूँ। हम सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। एक ये फाइनल रिवीजन होने वाला है आपका एग्ज़ाम से पहले। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। पहले पेज में देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले पेज में आ जाइए। तो पहले पेज में दिया गया है कि आखिर में सोल्यूशन है क्या। मैं सारी चीज़ों को ऐसे हाईलाइट वगैरह करके रख चुका हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान रहे, आप चीज़ों को देख सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। दूसरा चीज़, जो सॉल्वेंट होता है ना, ये जनरली लार्ज क्वांटिटी में होता है और फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की होती है वही सॉल्यूशन की होती है। ठीक, ये पहले पेज पे काम खत्म हो गया, सिर्फ उतने काम की चीज़ है। दूसरा, अब हम सेकेंड पेज पे आ चुके हैं। तो एनसीईआरटी में जब दूसरे पेज में हमारे हैं तो हमारे सिलेबस में सीबीएसई में दे रखा है सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन के बारे में, यानी सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। और सॉल्यूट चेंज हो रहे होंगे, कभी गैस, कभी लिक्विड, कभी सॉलिड। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड में गैस डिजॉल्व हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इसी तरीके से CO2 डिजॉल्व इन कोको कोला। अब दूसरा बात कर रहे हैं, लिक्विड, लिक्विड में डिजॉल्व हो, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, ये एक एग्जांपल हो गया। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, लिक्विड सोल्यूशन ही सीबीएसई के सिलेबस में है। चलिए और देखिए दूसरे पेज पे और क्या क्या काम की चीज़ें हैं। ये दिया हुआ है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन में कंसंट्रेशन को मीजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर बनाए गए हैं, उन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। पहला दे रखा है मास परसेंटेज, वेट बाई वेट, मास दे रखा है ना, यानी वेट बाई वेट। तो जिस कंपोनेंट का परसेंटेज में, देखिए परसेंट में जब भी कैलकुलेशन होती है ना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ऊपर सोल्यूट, यानी जिसके बारे में आप पता करना चाहते हैं, उस कंपोनेंट का मास उस सोल्यूशन में अपॉन में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्या ये आ जाएगा। क्योंकि ये सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, यानी सोल्यूट की बात हो रही है अपॉन सोल्यूशन, क्या ये फ्रैक्शन में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज, यानी ऊपर भी नीचे भी, यानी उस कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन में पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, ये हो गया। तीसरा देखिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास यानी ऊपर तो वेट और नीचे वॉल्यूम, तो वेट किसका, उस सॉल्यूट या कंपोनेंट का, और फिर अपॉन में वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का इनटू 100। एक है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के नंबर कितने हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं, यानी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल या एटम के बारे में बात हो रहा है। अगर मिलियन, पार्ट पर मिलियन की बात हो रही है, यानी कि ppm की बात हो रही है, तो 1 मिलियन में 10⁶ होता है, तो इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये वैल्यू परसेंटेज में थी तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पार्ट पर मिलियन की बात हो रही है तो 10⁶ से। इसी तरीके से ppm भी होता, ppb भी होता है, यहाँ पे 10⁹ कर देते हैं, जहाँ पे 10⁶ है। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरा, मोल फ्रैक्शन, अभी तक जितनी भी टर्म पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यही होता है फ्रैक्शन। टोटल में से किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में बात किया जाए तो उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये मोल के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो मोल फ्रैक्शन। जैसे देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब मोल ऑफ कंपोनेंट, उस सोल्यूट का कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी पूरे सोल्यूशन का कंपोनेंट। क्या बात क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया मोल फ्रैक्शन को XA से रिप्रेजेंट किया गया है, तो A के मोल अपॉन में टोटल मोल, A के मोल प्लस B के मोल, मान लेते हैं ये बाइनरी कोई सोल्यूशन था, उसमें A और B प्रेजेंट थे। क्या बात क्लियर हो गया। टोटल मोल फ्रैक्शन, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक, इस केस के लिए अगर हम बात करें तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। क्या बात क्लियर हुई। तो देखिए दूसरे तीसरे पेज पे सिर्फ ये वाला पार्ट। क्या बात क्लियर हुआ। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे।
इस पे ये कुछ क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है मोलेरिटी। मोलेरिटी इसकी डिफिनीशन क्या है, देखिए मोलेरिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ लीटर। अगर ml में करना है तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दे दिया गया है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या ये मोल होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल हो गया, इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू ml, क्योंकि लीटर था तो इसको ml में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया था। अगर यहाँ पे ml में रख रहे हैं तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वही 1000 ऊपर चला गया, यानी ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है मोलेलिटी, और नेक्स्ट है यहाँ पे मोलेलिटी। अब मोलेलिटी को देखिए स्मॉल m से लिखते हैं, इसी तरीके से मोलेलिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देखिए। अब चलिए यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ केजी, ध्यान रखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम वगैरह नहीं है, और सिर्फ सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सारा सोल्यूट का, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में अगर हम बात करें तो। क्या बात क्लियर हो गई? तो इस पेज पे सिर्फ इतनी सी बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी है क्या, इसकी डिफिनेशन देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सॉल्वेंट में, एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में, जैसे 1 लीटर पानी में कोई भी पार्टिकल या कोई भी सॉल्यूट कितना ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, कितने अमाउंट में डिजॉल्व हो सकता है, वही उस कंपोनेंट या उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है। क्या बात क्लियर हो गई? ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, उसके बारे में भी हम ध्यान दे लेंगे। देखिए नेक्स्ट आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी एक सॉलिड की लिक्विड में हम देख रहे हैं, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, पहली बात तो यही हो गई। और जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जाके मिलके बनता है। इस तरीके के जिसमें सॉलिड लिक्विड में घुले हों, इसके लिए देखिए कुछ कुछ बातें काम की। सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे और ज्यादा अब उस सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, अब उसमें और ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए तो इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सबस्टेंस इनटू अनदर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ सबस्टेंस इन एडिशन टू दीज वेरिएबल टू अदर पैरामीटर टेम्परेचर और प्रेशर, यानी सॉल्युबिलिटी 3 चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो सबस्टेंस के नेचर पे और टेम्परेचर और प्रेशर पे भी। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर देख रहे हैं किस केस में, जब सॉलिड को लिक्विड में घोला जा रहा है, सॉल्यूशन बनाया गया है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है। एक ली चैटलियर प्रिंसिपल होते हैं जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हमेशा इक्विलिब्रियम में लाने का काम करते हैं, इसीलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल बताया गया था। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये फाइनल रिवीजन चल रहा है, फाइनल टच चल रहा है, आपका काम काम की सीधी बातें सिर्फ चल रही हैं। द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज ए इंडोथर्मिक। ठीक, डेल्टा एच 0 से ज्यादा, इंडोथर्मिक समझ रहे हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी। द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। अब इसको कैसे समझेंगे आप, जैसे मान लेते कोई सॉलिड चीज है, जैसे चीनी वगैरह, सीरा वगैरह जब बनाते हैं तो जब टेम्परेचर गर्म करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तब चीनी और अच्छे से घुल जाती है। लेकिन जब यही हम गैस इन लिक्विड बात करेंगे, देखिए मैं आपको हमेशा ध्यान दिला दूं, बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी एक सॉलिड की जब लिक्विड में डिजॉल्व हो। क्या बात क्लियर है? तो उसलिए अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, यहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ रही? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें प्रेशर का इफेक्ट कोई खास नहीं होता क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, सॉलिड और प्योर लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, प्रेशर का इफेक्ट तो गैस पे पड़ता है। तो अब अगला पॉइंट हमारा वही है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, solubility of a gas in a liquid is greatly affected by pressure and temperature. The solubility of a gases increases with the increase of a pressure. जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो solubility गैस की बढ़ जाएगी, क्योंकि जबरदस्ती प्रेशर को दबाएंगे तो वो और ज्यादा घुलेगी। क्या बात क्लियर हो रहा है? यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो solubility इंक्रीज होगी।
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। किस केस में? सॉल्युबिलिटी किसकी? गैस की लिक्विड में। क्या बात समझ में आ रही है? जब हम बात कर रहे थे गैस इन लिक्विड, तब आ जाते हैं हेनरी लॉ वगैरह के बारे में कुछ बातें हम ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। द लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट इसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं। किसी गैस के लिए प्रेशर का इफेक्ट एक अच्छा इफेक्ट था, जो कि गैस अगर लिक्विड में डिजोल्व हो तो उसके बारे में बात हो रहा है। तो किसी कांस्टेंट यानी हेनरी लॉ जब हम लगा रहे हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। अब ध्यान से सुनिए, हेनरी लॉ क्या है यही ध्यान रख लीजिए। द solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन। उस लिक्विड या सोल्यूशन पे जो पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड का है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। यानी जो गैस है, गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, उस गैस का कितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लग रहा है उस लिक्विड पे, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे देखिए यहां पे प्रेशर बढ़ाया गया है, ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर, मतलब वेट रख रहे हैं तो प्रेशर बढ़ ही रहा है ना, पिस्टन नीचे जा रहा है तो प्रेशर बढ़ा दिए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। क्या बात क्लियर हुआ? दूसरा यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ येलो कलर के बॉक्स में बना के रखा गया है। यहाँ पे है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? मोल फ्रैक्शन के। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आ जाते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X इन द सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में ये तो डायरेक्ट, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मोल फ्रैक्शन, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया गया तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आ जाते हैं। एक देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर द लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो ये बढ़ गया तो X को नीचे लेके जाइए यहाँ पे, अगर ये बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं X कम हो रहा होगा, यानी मोल फ्रैक्शन कम हो रहे होंगे, तो इस वजह से तो ये ध्यान रखिए। यानी KH की वैल्यू बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी कम हुई। कई बार आपको एग्जाम में KH की वैल्यू 2-3 वैल्यू दे देते हैं, पूछते हैं किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डाटा वगैरह ध्यान नहीं रखना है आपको, लेकिन ऐसे दे सकते हैं KH जिसका जितना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम, बस ये काम की बात है। हेनरी लॉ फाइंड द सेवरल एप्लीकेशन। हेनरी लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे 2 एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में ध्यान रखिए। क्योंकि हेनरी लॉ क्या कह रहा था? टेम्परेचर कांस्टेंट करिए और गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व हो तो प्रेशर का इफेक्ट देखिए। पहला पॉइंट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर में उस बॉटल में पैक कर दिया, इसी वजह से कोको कोला में CO2 वगैरह गैस जाके पैक हो जाती है। दूसरा, स्कूबा ड्राइवर में भी इनका यूज होता है। अब स्कूबा ड्राइवर वगैरह क्या होता है इसके बारे में यहां बात नहीं करेंगे, बस हम आपको धीरे धीरे चीजों को याद दिला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या प्रेशर के बारे में हम देख लिए इफेक्ट, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर से आपको याद दिला दूं। इस टाइम हम ये पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व हो तब की बातें, ठीक। यानी हेनरी लॉ, ऐसा नहीं लग रहा है जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तब की बात हो रही है, बिल्कुल तभी की बात हो रही है, ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये सारी चीजें ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। ली चैटलियर प्रिंसिपल एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे काम करता है। देखिए ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखा गया है ना, उससे हमेशा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए होता है। अब देखिए अब एक अलग टॉपिक स्टार्ट होता है, वेपर प्रेशर, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन। देखिए 2 तरीके के सोल्यूशन बनेंगे, लिक्विड इन अ लिक्विड और सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक। इसके बारे में हम बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड, जब लिक्विड को लिक्विड में घोला जाए तब वेपर प्रेशर के बारे में क्या बातें हैं उसके बारे में ध्यान रखें। अब हम बात करें राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ स्टेट, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है इसके बारे में ध्यान सुनिए। फॉर अ सोल्यूशन फॉर वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, द पार्शियल प्रेशर
कलर चेंज कर लेता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, यानी जिसके मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ज़्यादा। इससे ध्यान रखिए, P1 का पार्शियल प्रेशर, ये P1 पार्शियल प्रेशर है और X1 इसी का मोल फ्रैक्शन है, और P0 इसके प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर है। ठीक, तो यही हो गया, ऐसे ध्यान रखिए। इसी तरीके से P2 X2 में रिलेशन आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? यानी राउल्ट्स लॉ के लिए एक चीज सिर्फ ध्यान रखिए आप, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए, तो अब आ जाते हैं एक डाल्टन लॉ, क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग इसमें होता क्या कि बहुत सारे जो पार्शियल प्रेशर आएंगे ना, उन सबको एक साथ जोड़ दिया गया, वही डाल्टन लॉ होता है पार्शियल प्रेशर। द टोटल प्रेशर P टोटल ओवर द सोल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन एंड गिवन एज द, जैसे P1 P2 अगर दो कंपोनेंट है तो P1 P2, और P1 क्या था, P1 को हम X1 P01 लिखे थे प्योर फॉर्म में। जो प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर होता है उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है। क्या बात क्लियर है? ये हो गया। ठीक, तो यानी डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, ऐसे ऐसे। क्या बात क्लियर हो गया? बस यही हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए कुछ ग्राफ है आइडियल सोल्यूशन के लिए। ये मोल फ्रैक्शन लिया गया एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर लिया गया वाई एक्सिस पे। यहाँ पे X1 शुरू में बहुत सारा मतलब 1 है, और फिर इधर जाते जाते ये 0 हो गया। इसी तरीके से X2 इधर 0 है और X2 इधर जाते जाते 1 हो गया। यानी X2 यहाँ पे देखिए P2 दिया गया है ना, तो ये X2 का यहाँ पे हाई है, सबसे ज़्यादा है X2, और यहाँ पे P1 है, तो फिर ये दिया गया कम है, और दोनों को जब जोड़ दिया गया P टोटल P1 प्लस P2, ठीक है, तो यहाँ पे P1 प्लस P2 बन जाता है। ठीक है, तो P1 प्लस P2 यानी P टोटल आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद से अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट A एंड B रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ अ पार्शियल प्रेशर। यानी वेपर फेज में अगर हम बात करें, ये जो Y1 दिया हुआ है ना, Y1 वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। देखिए 3 लॉ हैं। हेनरी लॉ, हेनरी के बारे में था, जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। फिर आते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में हम बात किए थे, ठीक है, जो कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर उसी तरीके से डाल्टन्स लॉ के बारे में बात करेंगे, तो P टोटल जो होता है वो डाल्टन लॉ के बारे में हो गया। क्या बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ एज द स्पेशल केस ऑफ ए हेनरी लॉ, क्योंकि राउल्ट्स लॉ, क्योंकि हेनरी भी तो यही कहीं ना कहीं बोल रहे थे ना, तो वही राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस है किसका? हेनरी लॉ का। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हेनरी लॉ दिया गया था, पार्शियल प्रेशर के एच, यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है और उसके बाद एक्स है यहाँ पे। अब चलिए अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको तो बता दिया ही गया है। ठीक, अब हम दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी के पहले अभी हम क्या पढ़ रहे थे, यहां देखिए वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन के बारे में 2 चीजें पढ़नी थी। एक तो हम पढ़ लिए लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। देखिए सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, इसके बारे में इतना सारा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सॉलिड होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, लेकिन इसके वजह से और कुछ वेरिएशन आएंगे, उसके बारे में अब हम यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से यहां से देखिए, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो वोलेटाइल होगा नहीं। इसके पहले वाले लिक्विड लिक्विड में जो सॉल्यूट था वो भी लिक्विड था, तो वो वोलेटाइल था, वेपर फॉर्म कर रहा था। राउल्ट्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्मूला कैन बी स्टेट एज फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अरे यही लाइन बार बार तो बताई जा रही है। ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे हैं जैसे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। ठीक,
एक अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो पहले ही देख लीजिए, द सोल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सोल्यूशन। इसके लिए जो डेल्टा एच मिक्सचर, उस मिक्सचर में एंथैल्पी में चेंज, ये क्या हो रहा है, अच्छा, जीरो, वॉल्यूम में चेंज जीरो, इसी को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ये भी देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ए मतलब दो कंपोनेंट डिजॉल्व होंगे ना, ए बी में डिजॉल्व हो रहा होगा, तो अब ए और बी, तो बी के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है और जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा ये लगभग बराबर ही होगा। लेकिन जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक, देखिए ये क्या करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट्स कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बारे में देखिए कुछ काम की चीजें, इसको ध्यान रखिए। देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ अ सच सॉल्यूशन इज either higher or lower than that the predicted by the Raoult's law। या तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन, इफ इट इज हाई यानी वेपर प्रेशर अगर हाई तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वेपर प्रेशर कम एक्सपेक्टेड से जो राउल्ट्स लॉ को मानना था अगर उससे ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर उससे कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। क्या बात क्लियर है? इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है आर वीकर देन दोज द ए और बी। जो नया बना ए बी के बीच में इंटरेक्शन वो कम होगा, तभी तो खूब सारे वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। तो यानी ये सारी चीजें, जितनी चीजें अंडरलाइन की गई ना, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा ना कि आपने एनसीईआरटी सारा कवर कर लिया है। चलिए, इसी वजह से मैं चाहता तो इसको अलग से लिख के भी बता सकता था, लेकिन उसमें वो फील नहीं आता, और इससे आपको ऐसा लग रहा होगा एनसीईआरटी से थोड़े आप फेमिलियर हो जाएंगे। देखिए पहला फिगर, एक्स पे मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। आइडियल अभी कुछ देर पहले देखे थे, स्टेट लाइन जो दिखाया गया है हर जगह, ये आइडियल सोल्यूशन, लेकिन स्टेट से जो डेविएट हुए नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये है पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे लिख दूं, पॉजिटिव डेविएशन, और यहां पे नेगेटिव डेविएशन। क्या बात क्लियर हुई? यानी जो होना चाहिए था इससे ज्यादा, देखिए हर जगह ग्राफ ऊपर की तरफ गया है एक्सपेक्टेड से, यहां पे हर जगह ग्राफ एक्सपेक्टेड से नीचे गया है, ये है नेगेटिव डेविएशन। बस इतना ध्यान रख लीजिए। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी वीकर देन दोज द ए बी। यानी जो ए बी में इस बार फोर्स बना, जो नया फोर्स बना वो ज्यादा होता है किससे? पहले वाले से। ए और बी सोल्यूट और सॉल्वेंट के खुद के बीच में जो फोर्स था उससे क्या होता है कि जो ए और बी के बीच में हुआ ये स्ट्रांग हो गया, इस वजह से नेगेटिव डेविएशन आ जाता है। लीड्स टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर रिजल्टिंग द नेगेटिव डेविएशन। यानी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो नेगेटिव डेविएशन। अब हम बात कर लेते हैं, एक नया टर्म दे रखा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में देखें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? विच आर अ बाइनरी मिक्सचर, यानी दो कंपोनेंट होंगे हैविंग द सेम कंपोजिशन इन अ लिक्विड एंड वेपर फेज एट अ बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कंपोनेंट हमेशा सेम होगा, कब? जब वो लिक्विड में होंगे और वेपर फेज में, यानी दोनों लिक्विड में भी साथ साथ, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तभी जब वो बॉयल होंगे तो एक साथ बॉयल होंगे, इसी वजह से वेपर में भी साथ साथ मिलेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखिए ये क्या होता है, और मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में ध्यान रखिए। अब सॉल्यूशन विच सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। देखिए अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो मिनिमम एजियोट्रॉपिक, अगर नेगेटिव डेविएशन हुआ तो मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल को ध्यान रखें, अगर इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व कर दिया गया इस तरीके से, और ये फिक्स प्रोपोर्शन में, इथेनॉल वाटर मिक्सचर ऑब्टेन और फर्मेंटेड बाय द शुगर ऑन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेट 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। यानी 95% इथेनॉल हो और बाकी वाटर हो,
क्या बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, और जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा ये कैसा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक होगा। क्या बात समझ में आई? दूसरा देखिए, द सोल्यूशन दैट सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म्स मिक्सचर बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक एज ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। वो स्पेसिफिक कंपोजिशन क्या है, 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाई मास। क्या बात समझ में आ रही है? बस इतना सा। अब एक नया टर्म आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें कुछ बातें देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया गया तो सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल था, तो उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरीके के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, यानी 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। दूसरा, डिप्रेशन इन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी आ जाना। एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था उसमें वृद्धि हो जाना, उसमें बढ़ जाना, ठीक। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके बारे में पढ़ना है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया, ऑल दिस प्रॉपर्टीज, ये जो 4 प्रॉपर्टी पढ़े इसके बारे में बात है। ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव टू देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या इसके बारे में भी बात हुआ था? अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। रिलेटिव, किसी से रिलेट करेंगे तो ये देखिए पी नॉट, नॉट जो होता है ये क्या इनिशियल होता है या फिर प्योर होता है, डेल्टा P1 यानी पी नॉट माइनस P1। P1 क्या है, जिसमें कुछ कमी है, पार्शियल प्रेशर है, और P नॉट क्या, ओरिजिनल है, ओरिजिनल में कुछ कमी आएगी, ओरिजिनल माइनस कुछ कमी वाला अपॉन कुछ कमी वाला, ऐसे X2 आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बात क्लियर है? क्योंकि X1 एनसीईआरटी में सॉल्वेंट के लिए है और X2 सॉल्यूट के लिए है, ठीक। क्या बात समझ में आई? तो ये ध्यान रख लीजिए। अरे सिर्फ ये ध्यान रख, जितना बताया जा रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में कुछ कमी आई और वो रिलेट कर रहे हैं जिससे, उसी वजह से हम क्या बोल दिए, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। अब इसी चीज को यहां लिखा गया है, P01 माइनस P1 अपॉन P0 N2 बाई N1। क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन हम बात कर रहे हैं X2 का, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो X2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये N2 बाई N1, यहाँ पे जब इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, क्योंकि जो N1 है वो तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तो इसी वजह से N1 प्लस N2, देखिए नीचे में N1 प्लस N2, तो इस N2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम इसको, मल्टीप्लाई में होता तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो खूब सारा होता है और सॉल्यूट बहुत कम होते हैं, तो इसी वजह से जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से ये फॉर्मूला आ गया। तो क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आया? बस इतना सा ध्यान रखना था इसमें। नेक्स्ट के बारे में बात करें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। देखिए ये सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ ये देखिए, द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट इज नोन एज ए एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेक्टेड से बढ़ जाना। इसके लिए ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कॉन्सेंट्रेशन के। और दूसरा चीज़ क्या है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू यम, यहाँ पे K क्या है, KB क्या है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम वगैरह में दी जाएगी या फिर कैलकुलेट करा लेंगे, बहुत सारी चीजें दे के आपको, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आ रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे डेल्टा TF, यहाँ पे TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। इसके लिए ये फॉर्मूला आ गया कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ये फ्रीजिंग पॉइंट में है कांस्टेंट,
ये भी मोलल कॉन्सेंट्रेशन या मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसको। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक। बस लास्ट देखिए, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यानी ऑस्मोसिस के बारे में समझ लीजिए और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अगर जनरली सॉल्वेंट या फिर वाटर का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो तो ऐसे डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कह देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है? जो ऑस्मोसिस की फेनामेना हो रही है उस फेनामेना को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना होता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अरे क्या बात समझ में आई, अभी बता रहा था मैं। दूसरा देखिए, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप if extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stop the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. देखिए तो, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है और अंदर सोल्यूशन है और यहाँ पे खूब सारे वाटर के पार्टिकल थे, ये यहीं से यहीं तक जाएंगे और ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ से पिस्टन से आप प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर से इधर फ्लो कर रहा है और यहाँ से आप प्रेशर लगा रहे हैं, जब इसका फ्लो, इतना प्रेशर लगाइए कि इसका फ्लो रुक जाए, तो जिस प्रेशर पे वो रुक जाएगा वही क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या बात क्लियर है? अब इसके बारे में देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। मोलरिटी यानी जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, अभी हम बात कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, सी ऑफ द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर टी। इसको हम कैसे लिखेंगे? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये आया पी बी इज इक्वल टू एन आर से आइडियल सोल्यूशन मान के, तो पी को रिप्लेस कर दिया गया पाई से, यानी क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी एक प्रेशर है तो इसको हम पाई से डिनोट कर दिए और भी को इधर ले गए राइट साइड में, तो एन बाई भी हुआ। तो एन बाई भी मोल अपॉन वॉल्यूम, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन होता है? इसी को तो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया गया। अरे क्या बात समझ में आ रही है? बस यहाँ से ये आ गया बात, इतना चीज समझ में आ गया। बस देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो मूव करें, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए, तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। इसके बारे में, अगर पाई1 ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का बराबर है जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है तो दूसरे के कंपैरिजन में वो हाइपरटोनिक, जिसका कम है वो दूसरे के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक। क्या बात क्लियर हो गया? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर हो गया? और हाइपर और हाइपोटोनिक के बारे में भी बता दिया। अब देखिए, एक आता है ना रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आरओ जिसको कहते हैं, आरओ का पानी वगैरह पीते हैं आप लोग, ऐसे कहते हैं ना डेली लाइफ में, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, यानी ऑस्मोसिस की फिनोमेना को उल्टा कर देना। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफाई करने के काम आता है। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे देखिए यहाँ पे तो फनेल पे जो हम लोग ऑस्मोटिक जो प्रेशर लगा रहे थे, अगर यहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा लगा दें, खूब सारा प्रेशर लगा दें, तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से प्रेशर लगा देंगे तो अब जो सोल्यूशन है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने लगेंगे, उसी को बोल रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो फिनोमेना था उसका रिवर्स हो रहा है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन साइड। देखिए यहाँ पे मैं स्टार बना के रखा हूँ, यानी प्रेशर इतना जो पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा हो। जैसे सॉल्टी वाटर होता है ना, तो यहाँ पे पिस्टन पे प्रेशर पाई से ज़्यादा लगा दिया गया, तो अब सॉल्टी वाटर से सॉल्ट इधर ही रह जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर इधर जाता है, क्या आपको फ्रेश वाटर मिल गया। तो यहाँ से जैसे सी वाटर वगैरह से फ्रेश वाटर पीने जैसा पानी बना लिया जाता है। दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट of the solution through the semi permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis. क्या बात क्लियर होगी? अब देखिए यहाँ पे लास्ट में एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में दे रखा है। ये किस वजह से हुआ? एबनॉर्मलिटी किस वजह से आई? या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट था या नंबर ऑफ पार्टिकल था। अगर एसोसिएट हो गए तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए? अगर डिसोसिएट हो गए तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए? तो इस तरीके से है। ठीक, तो एक्सपेक्टेड से कम या ज़्यादा होगा तो उससे उसकी
जो क्या कहते हैं, जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आएगा। तो जो एबनॉर्मलिटी आएगी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल मोलर मास भी इसको कहते हैं। वांट ऑफ फैक्टर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ये इसी को हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक, अब देख लीजिए इधर, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैसे डेविएट कर रही है। ये देखिए एक बॉक्स बना के मैं आपको दे रहा हूँ, एक डब्बा, इस डब्बे को ध्यान रखिए। क्या ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है? अगर इसको आई से वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, बस हो गया काम। क्योंकि देखिए वांट ऑफ फैक्टर क्या था, नॉर्मल मोलर मास किसके रिस्पेक्ट में, एबनॉर्मल मोलर मास के, बस हो गया काम। तो जितने भी फॉर्मूले पहले आप पढ़ रखे हैं एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, के बी एम पढ़ रखे थे ना, इसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट जो पढ़ रखे थे ना, के एफ एम, इसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पाई पढ़ रहे थे ना, तो इसी को वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहीं से होगा ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? बस ठीक है। और क्या यहां तक क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। सिर्फ इतना ही कंटेंट था, जैसे आपको बताया गया है ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे। क्या बात क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर हम लोग किन किन चीज़ों को डील किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं। यहीं पे दे रखा है ना, यही सारी चीज़ें तो हम कर चुके। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर मास। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट इसमें से है क्या। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आएगा, एक तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें जो लॉ है ना, हेनरी, राउल्ट्स और डाल्टन्स, बस इतना रिवाइज कर लीजिए, हो गया आपका काम। ठीक है, तो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से मैं इस वजह से रिवाइज किया ताकि आपको एनसीईआरटी का फील आए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब सारा रिवाइज करिए, एकदम जितना जी जान है ना सारा लगा दीजिए पढ़ाई में।